Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 21 मई 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। देखो डीआरसी अभी के लिए बहुत न्यूज़ में बना हुआ है, इंटरनेशनली नेशनली सभी जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो अच्छे से इसको कवर करिएगा और अच्छे से इसके मिनरल्स के बारे में पढ़ लेना। इवन यूपीएससी ने एक बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इंपॉर्टेंट मिनरल्स को लेकर, स्पेशली कोबाल्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं यहाँ पर हम लोग अपने सेशन की तरफ। और आज न्यूज़पेपर में कुछ खास इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट जो भी है वो इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला ही आर्टिकल है ये काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात कर रहे हैं प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। तो ये अभ्यास को लेकर आर्टिकल है, कहाँ पर है, पेज नंबर 14 पर आपको मिल जाएगा। छिपा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, बट किसी भी हालात में आपने ये मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया है बहुत काम का। लगभग दोस्तों 13 देश की मिलिट्री साथ में आ रही है, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है 13 कंट्रीज़ का। इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेशली आपका भूटान है, कैम्बोडिया है, इंडोनेशिया है। देखो ध्यान से नाम सुनते चलना, ये कंट्रीज़ के नाम दिए गए: भूटान, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सीचेल्स, श्रीलंका और वियतनाम। ये सब वो कंट्रीज़ हैं, या तो भारत के नेबर कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर यहाँ पर इनमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आसियान से आते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से बिलोंग करते हैं। सीचल्स हो गया, श्रीलंका हो गया, ये हमारे इंडियन ओशन के आसपास के रीजन से आता है। ध्यान रखना, इसमें चाइना नहीं है, नीचे ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, नीचे ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन को छोड़ दें, चाइना वाले पोर्शन को छोड़ दें और ऊपर जापान वाले हिस्से को छोड़ दें, तो ये बाकी सारी कंट्रीज़ इधर वाले रीजन में जो प्रेजेंट है वो सब यहाँ पर इस पर्टिकुलर अभ्यास के अंदर में मिलकर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 12 कंट्रीज़ हैं, प्लस भारत को मिलाएंगे तो टोटल 13 कंट्रीज़ हो जाएंगे। तो इंडिया के अलावा 12 फ्रेंडली कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक अभ्यास के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए इसको यहाँ पर एक याद रखिएगा, मतलब इसको हम लोग जो बोल रहे हैं वो एग्जैक्ट नाम क्या है। तो आप लोगों ने देखा कि मिलिट्री एक्सरसाइज बोला जा रहा है, 13 नेशंस मेंशन है, तो लगभग यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल होने वाले हैं इस पर्टिकुलर अभ्यास के अंदर में। तो 13 नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली यहाँ पर मेघालय के अंदर में शुरू हो रहा है। ठीक है, मेघालय के अंदर में एक पर्टिकुलर हमारा मिलिट्री स्टेशन है जो बेसिक तौर पे कहलाता है उमरोई मिलिट्री स्टेशन, वहीं पर ये पूरा इवेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, 13 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में है। ये 2-3 फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं जो एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और वो 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उन कंट्रीज़ के नाम ये थोड़े से याद रखिएगा। इस लिस्ट को देख लोगे, आसपास के कंट्रीज़ को थोड़ा सा मेमोराइज करोगे, ऑटोमेटिक ये याद रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इन कंट्रीज़ में से कुछ नाम मिल सकते हैं, कुछ दूसरे कंट्रीज़ के नाम मिक्स कर देगा और पूछ लेगा कि बताओ कौन कौन प्रगति के अंदर में शामिल है या कौन सा कंट्री प्रगति के अंदर में शामिल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये प्रगति 2026 का मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस एक्सरसाइज का जो अल्टीमेट पर्पज़ है वो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना फॉर आवर पार्टिसिपेटिंग आर्मीज़। हम आसपास के देश की आर्मीज़ को एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहते हैं, जिससे कोई बड़ा ऑपरेशन चलाना हो तो हम सभी कंट्रीज़ की मिलिट्री साथ में मिलकर काम कर सके और एक दूसरे के मिलिट्री के साथ में प्रोफेशनल्स को एक्सचेंज किया जाएगा। हम अपने आर्मीज़ के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मिलिट्री अभ्यास अगर न्यूज़ में होता है तो आपको पता है कि उस अभ्यास की वजह से उन देशों के डिफेंस कॉपरेशंस, उन देशों के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो मजबूत होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है अबाउट द इम्पोर्टेंस। तो हम लोगों ने ये लगभग डिस्कस कर ही लिया है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमने समझा, उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है। इंपॉर्टेंस बस खाली ये होगा कि भाई जो रीजनल कॉपरेशंस हैं, आपस में जो रिलेशंस हैं हम सभी देशों के, वो बढ़िया होते हुए नजर आएंगे, है ना। उसके अलावा बेटर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होगा, आर्मीज़ की मदद मिलेगी कि एक दूसरे के साथ में हम अपने जॉइंट ऑपरेशन चला सकते हैं, भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बेस्ट मिलिट्री प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ये हमारा मेन पर्पज़ है। फिर आता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। भारत के लिए क्या होगा, भारत अपने रीजन के अंदर में सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकेगा। हम अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी के ऊपर में एग्जैक्टली काम कर रहे होंगे, डिफेंस रिलेशंस को बूस्ट कर रहे होंगे।
और क्योंकि ये पूरा अभ्यास हो रहा है स्पेशली मेघालय के अंदर में, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। मेघालय आज के समय पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन चुका है फॉर द मिलिट्री एंगेजमेंट, जहाँ पर हम सब मिलिट्रीज आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। और मेघालय में ही एक उमरोई मिलिट्री स्टेशन भी है, याद रखिए वो कहाँ पर है, मेघालय में एग्जैक्टली यहाँ पर यह प्रेजेंट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हमने बना रखा है, कहाँ पर, मेघालय के अंदर में। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है अबाउट प्रगति 2026, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। प्रगति 2026 डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाएगा, लेकिन ये तो बार बार बात हो रही है डिफेंस रिलेशंस बढ़ाएगा, ठीक है, वो तो हमें समझ में आ गया। उसके साथ साथ भारत की एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के साथ में ये जो अभ्यास है वो अपने आप में इंटीग्रेट हो जाता है, ये याद रखिएगा। यानी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी ये अभ्यास प्रमोट करेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं, इनके साथ में रिलेशंस को बिल्टअप करना, इनके ऊपर में इनके साथ में व्यापार को यहाँ पर बढ़ाना, ये हमारा एक मेन पर्पस है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यही आपको देखने को मिलेगा कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में रिलेशंस को ग्रो करना। अब साउथ ईस्ट एशिया वाला पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला पोर्शन हो गया। और देखोगे सारे के सारे कंट्रीज़ कहाँ पर हैं इस प्रगति 2026 में, मिलकर एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस अभ्यास के अंदर में। ठीक है, अब कभी भी भविष्य में आपने ये पर्टिकुलर आर्टिकल रिवाइज करना हो तो उसके लिए छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको बना कर दिए गए हैं, जिससे बहुत ईजिली आप रिवाइज कर पाओगे। एक शानदार सा PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, कि मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, इसका वेन्यू हमने डिस्कस किया, उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय। टोटल 13 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इस बार 2026 का ये जो अभ्यास है इसको होस्ट कर रहा है हमारा भारत। ठीक है, और किस पॉलिसी से ये लिंक है, तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ में लिंक मेल खाता है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला आर्टिकल समाप्त। अगला आर्टिकल आता है, तो इंडिया और इटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर काफ़ी सारे कंट्रीज़ को विजिट करते हैं। ठीक है, स्वीडन गए, नॉर्वे गए, और अब यहाँ पर जो विजिट है वो इटली का है। लास्ट कंट्री जो प्राइम मिनिस्टर को विजिट करना था वो इटली था। अब इटली के पास वो सीधा इंडिया आएंगे। अब जब इटली जाते हैं तो दोस्तों इटली के साथ में अलग अलग प्रकार के अग्रीमेंट्स को साइन किया गया है। फॉर एग्जांपल डिफेंस पैक्ट ये साइन हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड इटली, जिसमें हमारा मेन पर्पज़ है दोनों कंट्रीज़ के स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बूस्ट करना। और कुछ वॉर के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आर्टिकल में कुछ ऐसा गहराई आपको मिलेगी नहीं। आर्टिकल में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वो होगी इटली की लोकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्री का लोकेशन पढ़कर जाइएगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ में बने हैं नेशन, उन सब का प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव्स हैं। मैंने आपका नॉर्वे वगैरह भी बहुत अच्छे से कवर करवा दिया है, तो इटली को भी कवर कर लीजिएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये सर PDF कहाँ पर मिलेगा? ये शानदार से PDF दोस्तों आपको डेली बेसिस पर बनवा कर दिए जाते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगे हुए होते हैं। वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन ये सारे के सारे हमारे लेक्चर के जो PDFs हैं वो मिलते हैं केवल और केवल पेड ग्रुप में। एक छोटा सा पेड ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ के PDF आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं ट्रैक पे। बाकी यार मेक श्योर कीजिएगा, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, वीडियो पे लाइक का बटन है, प्लीज़ आप लोग उसको प्रेस करके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया इटली के रिलेशंस के बारे में। आगे की जो पूरी सिचुएशन है उसको मैं थोड़ा सा आपको डिकोड करके समझाता हूँ कि कैसे वेस्ट एशिया के वॉर के बारे में या यूक्रेन वॉर के बारे में इस पूरे न्यूज़ में चर्चाएँ हो रही हैं। तो न्यूज़ में क्या है कि भाई भारत और इटली ने मिलकर अपने बायलैटरल रिलेशंस को अपग्रेड कर लिया है। ये दोनों अपने रिलेशंस को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ लेकर जा रहे हैं। एंड देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ है, ये यूरोप का विजिट है, इटली गए हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। आर्टिकल में जो मेन चीज़ एक और फोकस में रखी गई है वो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड वेस्ट एशिया टेंशन। दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कशन किया है यूक्रेन की सिचुएशन के ऊपर और वेस्ट एशिया के टेंशंस के ऊपर में। और इंडिया का स्टैंड यह है कि कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आए तो वो प्रॉब्लम को हम मिलकर डील कर सकते हैं। यानी इंडिया कहता है कि भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देना चाहिए, जिससे कि कोई ज़्यादा बड़ी वॉर जनरेट ना हो, जिससे कि दुनिया भर पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि भाई भारत और इटली के रिलेशंस जो हैं ये एज अ विन विन पार्टनरशिप है, दोनों ही साइड से जीत है, दोनों ही साइड्स को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आता है बिटवीन इंडिया और इटली रिलेशनशिप। अब एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करेंगे, जिन जिन सेक्टर्स के अंदर में अभी कुछ ना कुछ एक्सपैंड करने की बात की गई है कि भाई भारत और इटली मिलकर इन सेक्टर्स में मिलकर काम करेगा। तो उसमें पहले आपको देखने को मिल जाता है ट्रेड। दोनों कंट्रीज़ का मेन पर्पज़ है इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशंस को एक्सपैंड करना। दूसरा यहाँ पर आता है टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना।
थर्ड आता है डिफेंस, डिफेंस पार्टनरशिप और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत करना। एंड देन फोर्थ आता है क्लीन एनर्जी, जो रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी है स्पेशली उसमें कोलैबोरेशन करना, ये हमारा मेन पर्पस है। तो ये एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखने को मिल जाएंगे। देन बात आती है इनोवेशन की, तो जॉइंटली एक दूसरे के साथ में इनोवेट करना, रिसर्च इनिशिएटिव्स के ऊपर में काम करना। फिर मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स के ऊपर भी बातचीत की गई है कि भाई जो सेफ मूवमेंट है वर्कर्स का, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या नॉन स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो अगर इटली से इंडिया मूव करना चाहें, इंडिया से इटली मूव करना चाहें, तो उनका जो मूवमेंट है वो सेफली हो सके, इस चीज़ को भी सिक्योर करने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के दौरान। नाउ इंडिया और इटली की जो पार्टनरशिप है, इसका मेन इंपॉर्टेंस, मेन महत्व आपको क्या देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात भाई, भारत का एंगेजमेंट यूरोप के साथ में बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाकी हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में थोड़ा सा काम कर रहे हैं। डिफेंस कॉपरेशन पे बात किया है कि भाई डिफेंस रिलेशंस में एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। बस इतनी सी बात हो रही है इस पूरे के पूरे न्यूज़ आर्टिकल के अंदर में। मैंने बताया कि कुछ खास ऐसा ठोस ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आपको हेल्प कर सके, लेकिन जो ठोस चीज़ आपने खुद से निकालनी है, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इटली की लोकेशन को बढ़िया तरीके से कवर करके जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे कवर करना है, आइए मैं एक एक करके आपको इटली के सारे पॉइंट समझाता हूँ। इस तरीके से मैपिंग करेंगे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कुछ भी छूटे ना। इटली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिले, आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, यूरोप के अंदर में आपको ये पर्टिकुलर कंट्री लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। इटली का यहाँ पर एक हिस्सा ये लैंड से लग रहा है, लेकिन बाकी 3 हिस्से इसको आप देख पाओगे समुद्र से घिरे हुए हैं। और जैसे कि इंडिया का सदर्न इंडिया वाला पोर्शन है, ठीक है, 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है। और कोई भी टेरिटरी, कोई भी लैंड एरिया जो 3 जगह समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में, उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पेनिनसुलर रीजन है, ये भी पेनिनसुलर ही कहलाएगा, है ना। अब ये जो पेनिनसुला है, इसको क्या नाम दिया गया है, पहली चीज याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एपेनाइन पेनिनसुला। ठीक है, अब ये यूरोप के साउथ सेंट्रल वाले एग्जैक्ट लोकेशन पर प्रेजेंट है। आसपास के पहले तो आपको सी को कवर करना है, क्योंकि इटली के आसपास मल्टीपल सी देखने को मिल जाते हैं, समुद्र देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले इटली, ये रहा पर्टिकुलर इसका लोकेशन। अब इटली के बगल में आप देखोगे तो सबसे पहले मिलेगा, बगल में मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टर्न साइड में, तो एड्रियाटिक सी। तो इटली के ईस्ट में हो गया एड्रियाटिक सी। नीचे साउथ में अगर आप लोग देखोगे तो आता है यहीं पर, क्योंकि इटली का एक इंपॉर्टेंट शहर है सिसिली, तो सी ऑफ सिसिली आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा। साउथ ईस्ट में मिल जाएगा आयनियन सी, ठीक है, एड्रियाटिक सी, आयनियन सी, और ये स्ट्रेट ऑफ सिसिली है तो यहीं पर है सिसिली सी। फिर आपका टिरेनियन सी प्रेजेंट है और इधर है लिंगुरियन सी। ठीक है, तो ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो आप देखोगे एड्रियाटिक सी, सी ऑफ सिसिली, आयनियन सी, लिंगुरियन सी और टिरेनियन सी, ये कुछ समुद्र हैं जो इटली के आसपास प्रेजेंट हैं। अलग अलग यहाँ पर नाम दे रखे हैं इन सभी समुद्र को। ओके, ये लोकेशन क्लियर हुई। अब इटली बॉर्डर किस किस के साथ शेयर कर रहा है, बॉर्डर इसका ऊपर वाले यूरोप के कंट्रीज़ के साथ में लग रहा है। जैसे एक बॉर्डर लगता है यहाँ पर स्लोवेनिया के साथ में, एक बॉर्डर लग रहा है ऑस्ट्रिया के साथ में, एक बॉर्डर लग रहा है स्विट्जरलैंड के साथ में, एक फ्रांस के साथ में और एक मोनाको के साथ में। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करती हैं इटली के साथ में, याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ पर लगभग 4 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं इटली के साथ में। ठीक है, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर ये जो नाम है ना मोनाको, ये बस खाली अलग से नीचे दिया गया है। मोनाको एक अलग से रीजन है। मोनाको बेसिकली बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये देखना, ये है मोनाको। तो ये बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है इटली के साथ में, याद रखिएगा। फ्रांस एग्जैक्टली बॉर्डर को शेयर कर रहा है, तो मोनाको को मत पढ़ना। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब आगे सुनिए, आगे और क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो भाई बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में सबसे पहले इंडिया जो है ये इटली के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। सॉरी, इटली जो है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और फ्रांस के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। अच्छा, इटली में ही 2 ऐसे रीजन्स हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ डिक्लेयर किए जा चुके हैं, मतलब सोवरन स्टेट हैं, वो इटली से सेपरेटली काम करते हैं। और वो है वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो। ये कहाँ पर है, इटली के बीचों बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये रहा वेटिकन सिटी, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, एक सेकंड रुको, ये रहा वेटिकन सिटी, ये नज़र आ रहा होगा। और यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है सैन मैरिनो। तो वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, ये इटली से बिल्कुल सेपरेटली वर्क करते हैं। याद रखिएगा, ये सेपरेट सोवरन स्टेट हैं। ओके, आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है, या कह सकते हो 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं जो इटली के अंदर ही लोकेटेड हैं, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी। आसपास के समुद्र को देखोगे जो इटली के साथ बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, वो हमने कवर कर लिया है। इटली की कैपिटल रोम पता है, कैपिटल फीचर्स ठीक है नहीं इंपॉर्टेंट है। इटली के बारे में अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपने देखा होगा रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्केनो न्यूज़ में बना हुआ था कि भाई वॉल्केनो इरप्ट होता रहता है, माउंट एटना। माउंट एटना इटली में ही प्रेजेंट है, अभी समझेंगे उसके बारे में। लेकिन इटली में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है पो रिवर,
और ये पो रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इटली मानी जाती है, बहुत लंबी नदी है। ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, पो रिवर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है इटली के अंदर में। पो रिवर के ऊपर में एक और रिवर है जो एल्प्स की पहाड़ियों से होकर आ आती हैं, और याद रखिएगा जो एल्प्स की पहाड़ियाँ हैं वो भी आपको इटली में नजर आएंगी। और एल्प्स की पहाड़ी में सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंक को लेकर बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये माउंट ब्लैंक आपको देखने को मिल जाएगा, एल्प्स की पहाड़ियों में प्रेजेंट है। यहीं पर एक रिवर है अडीगे रिवर, और अडीगे के बगल में आती है पो रिवर। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिल जाती हैं जो बेसिकली इटली के अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पो रिवर की बात हो गई, अडीगे रिवर की बात हो गई, माउंट ब्लैंक की बात हो गई। हाईएस्ट पॉइंट है बेसिकली जो इटली में प्रेजेंट है, आल्प्स की पहाड़ियों के बीच में प्रेजेंट है। वॉल्केनोस की बात करेंगे तो माउंट एटना सिसिली के अंदर प्रेजेंट है। सिसिली सिटी एक इंपॉर्टेंट जगह है जो जस्ट नीचे एक हिस्सा है ना इटली का, वहीं पर माउंट एटना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला, मरकरी, जिंक, ये सब आइटम्स इटली के अंदर में पाए जाते हैं। अब कभी भी आपने रिवाइज करना हो इटली के बारे में तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको बनाकर दिए गए हैं रिवीजन के लिए कि भाई ये कहाँ पे लोकेटेड है। वो जो पेनिनसुला है वो कौन सा है, एपेनाइन पेनिनसुला। आसपास के कंट्रीज हमने डिस्कस किए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, फ्रांस, ठीक है। कौन कौन से इंक्लेव्स प्रेजेंट है, वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो। ये दो इंपॉर्टेंट आपको अलग से सेपरेटली कंट्री देखने को मिल जाएंगे जो इटली के अंदर में प्रेजेंट है सेपरेटली। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक नहीं बेसिकली आज का एडिटोरियल है। और ये एडिटोरियल बताता है ड्रोन के इंपॉर्टेंस के बारे में। जो राइटर साहब है वो डिस्कशन करते हैं कि भाई जो ड्रोन का इंपॉर्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहा है, और इंडिया ड्रोन के पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में क्या क्या कर रहा है वो यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। तो आइए राइटर के, ऑथर के सारे पॉइंट्स को डिकोड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर जो चला 7 मई से 10 मई 2025 तक, इस दौरान इंडिया पाकिस्तान का जो अटेंशन है ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक पे रहा और एयरफोर्स ऑपरेशंस पे रहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे हम लोग अब नज़र बना के रख रहे हैं वो है ड्रोन्स। भाई सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो रहा है वो है ड्रोन्स का। तो छोटे छोटे ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और जब हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो स्पेशली लॉइटरिंग कामिकाजे ड्रोन्स की बात हो रही है। कामिकाजे ड्रोन्स सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं, भाई इन ड्रोन्स को छोड़ दो, अपने टारगेट को हिट करेंगे और वहीं पर जाकर पूरी तरह से बर्स्ट हो जाएंगे, है ना। वो ड्रोन जो टारगेट है उसमें जाकर हिट करेंगे और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ड्रोन्स का, यूएवीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पिछले कुछ समय पर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है वाई ड्रोन्स बिकमिंग पॉपुलर। ये ड्रोन्स इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। छोटे छोटे साइज़ के ये ड्रोन्स इतने ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर दिए जाते हैं जिसको हम स्वाम बोलते हैं, ग्रुप में ड्रोन्स को अटैक करना। तो ये सारा का सारा जो स्मॉल साइज़ है दोस्तों, ये ड्रोन्स को बहुत मुश्किल बना देता है ट्रैक करने के लिए। कई बार ड्रोन ट्रैक नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते और वो टेरिटरी में जाकर हमला कर देता है। दूसरी चीज़ आती है लोअर कॉस्ट। ड्रोन्स फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्ते हैं, इसलिए जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अब वो महंगी चीज़ अपने मिसाइल्स वगैरह दागने के बजाय ड्रोन्स को दागना ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। वो ज़्यादा ये बढ़िया समझते हैं कि भैया ड्रोन्स का माध्यम से यूज़ किया जाए। ड्रोन्स ज़्यादा चीपर है ना। ड्रोन्स का चीपर का मतलब क्या है भाई, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट के या मिसाइल्स के कंपैरिजन में तो सस्ता है ना, तो नुकसान कम होगा। तो दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन दागने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई, ड्रोन को अपने एरिया से ही, अपनी टेरिटरी से ऑपरेट करना है, तो पायलट को, क्योंकि अभी आप मिसाइल दागना होगा तो भाई आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से दुश्मन की टेरिटरी में जाओगे मिसाइल दागने, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे पायलट की जान को भी खतरा है, एक रिस्क यहाँ पर बना रहता है। तो अभी ड्रोन के माध्यम से देखोगे तो कोई ह्यूमन पायलट इसके अंदर में शामिल थोड़ी है। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, क्योंकि हिजबुल्ला ने इजराइल के अगेंस्ट में ये वाले ड्रोन का यूज़ किया था, और मैंने मॉर्निंग वाले वीडियो में फाइबर ऑप्टिक कनेक्टेड ड्रोन्स के बारे में पढ़ाया था। ये ड्रोन वायरलेस नहीं होते, जैसे बाकी सारे ड्रोन्स वायरलेस होते हैं, नीचे रिमोट से आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये ड्रोन एक ऑप्टिक फाइबर केबल से जुड़ा हुआ होता है, और वो जो ऑप्टिक केबल है दोस्तों वो नीचे मशीन्स के साथ में, ग्राउंड स्टेशन के साथ में जुड़ा होता है। तो ये ड्रोन ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन इन ड्रोन को कोई हैक नहीं कर सकता। ये ड्रोन बिल्कुल रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है। नॉर्मल जो रिमोट ड्रोन्स होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन देता है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा डिले से आता है, लेकिन ये वाले ड्रोन्स बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनको कोई हैक नहीं कर पाता। इसलिए हिजबुल्ला ने इजराइल के अगेंस्ट में इन ड्रोन्स को दागना सही समझा। तो ये वाली कैटेगरी भी मार्केट में आ चुकी है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते चले जा रहे हैं।
ड्रोन्स के पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ड्रोन का पूरा वॉरफेयर आज के समय पर रिवॉल्यूशनाइज हो रहा है, नई क्रांति सी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, वो बात आर्टिकल में बताई जा रही है। तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ड्रोन्स वॉरफेयर में नया इवोल्यूशन की तरफ बढ़ चुके हैं। कोई बहुत बड़ा नई क्रांति नहीं हो रही है, ठीक है, हालांकि बस खाली हम इवॉल्व कर रहे हैं। तो आप सोचो कि भाई ड्रोन एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है वॉरफेयर में, नहीं, ये केवल और केवल हवाई हमलों को बेटर कर सकता है, या हवाई हमलों में जो क्षमताएं हमारी उनको थोड़ा बढ़िया कर सकता है। आप सोचोगे इन्होंने एक नया डोमेन बना दिया है कि जैसे एयरप्लेन शुरू हुए थे एक समय पर, तो एयरप्लेन ने नया डोमेन ही बना दिया कि हाँ भाई अब एयरक्राफ्ट से हवाई हमले होंगे, हवाई हमले तो अब एयरप्लेन से भी होते हैं। तो ड्रोन यहाँ पर कोई नया डोमेन नहीं बना रहे हैं कि भाई हवाई हमले अब बढ़िया करके होंगे, नहीं, ये पूरा नया डोमेन पहले से बना हुआ है, बस खाली उस डोमेन को बेहतर कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करने के ऊपर में ये थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट द इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये जो ड्रोन्स हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये करंट समय पर जितने भी एयर डोमेन है उसी में ही एग्जिस्ट करते हैं। आज ड्रोन लो ऑल्टीट्यूड पर भी फ्लाई करते हैं, ठीक है, जो आज के समय की एयरपेस है, उन एयर स्पेस है, उन्हीं का यूज़ करके यहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स यहाँ पर यह मानते हैं कि ड्रोन कोई सेपरेट वॉरफेयर नहीं है, ड्रोन बस खाली एक नया अपग्रेड करा गया है, और ड्रोन्स के सिस्टम लगातार चेंज होते चले जा रहे हैं, है ना। ड्रोन का इस्तेमाल पहले निगरानी सर्विलांस के लिए हुआ, अब इस पे अटैक के लिए हो रहा है, अब कामिकाज़े स्ट्राइक के हो रहा है। तो धीरे धीरे करके ड्रोन्स में इवोल्यूशंस हो रहे हैं। अब भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल ये शेयर कर रहे हैं कि भाई देखो पिछले कुछ समय की अगर हम सिचुएशन देखें तो ड्रोन से तगड़े तगड़े अटैक हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया था, याद होगा, ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब काफ़ी न्यूज़ में था, ये यूक्रेन का ऑपरेशन है, और इसमें यहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स को एक कंटेनर के अंदर में यूक्रेन ने छिपा के रखा था। समझ रहे हैं, बहुत सारे कंटेनर्स के अंदर में ड्रोन्स को छिपा के रखा ताकि रशिया के अंदर में बिल्कुल गहराई में जाकर डीपली जाकर स्ट्राइक कर सके वो। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन का पूरा ग्रुप यहाँ पर पूरा झुंड इस्तेमाल कर लिया था। तो आज कंट्रीज़ यही कर रही हैं। तो अब ड्रोन को डील करने के लिए अलग अलग देशों को एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम की ज़रूरत है। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, ऐसे बहुत मैसिव एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है जिससे ड्रोन्स के ग्रुप को हवा में मार के रोका जा सके। समझ रहे हैं। अब नया सिक्योरिटी चैलेंज क्या आ रहा है कि भैया ड्रोन वॉरफेयर तो बढ़िया हो रहा है, ठीक है, आज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक के एरिया को अंदर जाके दुश्मन के टेरिटरी में अंदर जाके ड्रोन को विस्फोट किया जा सकता है, ये भी हमने देखा। ये साइबर अटैक से मिलता जुलता है, जैसे अपनी टेरिटरी में बैठे बैठे दुश्मन के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, वैसे यहाँ पर अपने ही टेरिटरी में बैठे बैठे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन को डिस्ट्रॉय करना। तो साइबर अटैक से मिलता जुलता है। लेकिन क्वेश्चन यह है क्या इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है डिफेंस एयर सिस्टम। लेकिन डिफेंस एयर सिस्टम कब तक ड्रोन्स रोक पाएंगे? अगर एक झुंड में हज़ारों ड्रोन्स एक साथ लॉन्च कर दिए गए तो अब डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेगा? क्वेश्चन यह है। तो इसका रिस्पांस बहुत सारी कंट्रीज़ दे रही हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए नया सिस्टम अपना बिल्टअप कर रहा है। यूएसए का आपने गोल्डन डोम का नाम सुना होगा, है ना। वैसे ही यहाँ पर इजराइल एक प्रकार से इसी प्रकार का जो सिस्टम है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अभी चलो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ना अमेरिका क्या कर रहा है, अपने मिलिट्री बेसिस के आसपास किसी बाहर के लोगों को लैंड परचेज नहीं करने देता, ज़मीन खरीदने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ड्रोन के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं और फ्यूचर ड्रोन जो हो सकते हैं भविष्य में उसमें एआई को शामिल किया जा सकता है, यानी वो फुल्ली ऑटोमेटिक होंगे। तो मतलब केवल उनको एक इशारा दे दो, अपने हिसाब से सारा काम करेंगे, ऑपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। एआई अपने हिसाब से कॉम्बैट डिसीजंस लेगा, इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगा। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे एथिकल कंसर्न है। यूएन की जो कमिटीज़ हैं वो इस पर स्टडी कर रही हैं कि भाई कितना सही है इस प्रकार से ड्रोन्स को इस्तेमाल करना या मशीन मेड ये डिसीजंस को एक तरीके से यहाँ पर नया तरीके से शामिल करना वॉरफेयर के अंदर में। अब क्वेश्चन यह है कि ड्रोन्स को अगर डील करना हो तो उसके लिए क्या अप्रोच है हमारे पास में? उसके लिए CUAS सिस्टम है। इसको बोलते हैं काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इन पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करा गया है ताकि ये ड्रोन्स को पकड़ सकें, डिटेक्ट कर सकें, उनको ट्रैक कर सकें और उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकें। तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखना काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम क्या क्या कर सकता है। एक काउंटर वर्ड है तो आप सोचोगे केवल और केवल यहाँ पर ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ डिटेक्ट करने का भी काम है इसका और ट्रैक करने का काम भी है इसका। और इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है ऑपरेशन सिंदूर में वो भी कुछ इसी प्रकार से था। पाकिस्तान ने तुर्की से सस्ते में ड्रोन्स खरीदे और वो सस्ते सस्ते ड्रोन्स भारत के ऊपर में दाग दिए। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रुप ड्रोन का इंडिया की तरफ आया था जिसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने और भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर डिस्ट्रॉय किया था। समझ रहे हैं। तो इंडिया भी आज क्या कर रहा है, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है। हमने S-400 इसीलिए परचेज कर रखा है। अभी यहाँ पर 2 S-400 बहुत जल्दी आने वाले हैं।
तो ये थ्रेट्स जो हैं, ये जो खतरे जो हैं, ये एमर्जिंग थ्रेट्स हैं। इनमें जो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है दोस्तों, वो ड्रोन स्वाम्स हैं। ड्रोन स्वाम्स की जब हम बात करते हैं, मतलब ग्रुप, ड्रोन्स का झुंड, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जब हम ड्रोन्स के झुंड की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस झुंड के अंदर में लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स, एक भारी मात्रा में जो ड्रोन्स हैं उनको यूज़ किया जाता है एक साथ बड़े मात्रा में अटैक करने के लिए। इनको डिज़ाइन करा गया है इस तरीके से कि भाई वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दें। मैंने बताया ना भाई, S-400 सिस्टम है या कितना भी एडवांस सिस्टम हो, अगर वहाँ पे आप ठीक है थोड़े बहुत ड्रोन आ रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करके ट्रैक करके मार के गिरा देगा, लेकिन आप हज़ारों की कगार में ड्रोन्स को छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। उस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर में ये छोटे छोटे सस्ते सस्ते ड्रोन जब एक झुंड में आएंगे तो वो भारी पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अब इसी को डील करने के लिए क्या है, आपके पास में एयर डिफेंस सिस्टम भी चीपर होना चाहिए। ये S-400 से मिसाइल दागना कोई आसान काम नहीं है, इसमें लाखों रुपयों का खर्चा हो जाता है, तो बहुत महंगा पड़ता है ये। आप ये समझो, आयरन डोम किसका है? रशिया का है। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। अब मान लो आसपास से लेबनान यानी हिजबुल्ला की साइड से, या फिर वेस्ट जो हमारा गाज़ा पट्टी है वहाँ से हमास की साइड से कोई ड्रोन दाग दे, ये लोग सस्ता सा ड्रोन दाग दें, और उस सस्ते से ड्रोन को हवा में मार के गिराने के लिए आपको समझना होगा, उस सस्ते से ड्रोन को हवा में मार के गिराने के लिए इजराइल को पता है कितना खर्च करना पड़ रहा है? 40,000 से लेकर $50,000 ये पर आयरन डोम मिसाइल का खर्चा है। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम कि भाई आप एक छोटे से ड्रोन को मारने के लिए आपके लिए बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है। तो इसी के लिए सस्ता इनिशिएटिव आपके पास में होना चाहिए। और यही देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ कि बड़े बड़े ग्रुप में आजकल ड्रोन इस्तेमाल होने लगे हैं दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को फेल करने के लिए। तो इसका जवाब यहाँ पर इजराइल ने निकाला, और इजराइल ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को बनाया। आज आप इजराइल के आयरन बीम लेज़र सिस्टम के बारे में पढ़ते होंगे, याद रखिएगा आयरन बीम लेज़र सिस्टम किसका है? इजराइल का है। तो इसमें पर लेज़र की कॉस्ट जो है ये बहुत कम है। आप कहाँ समझो, आयरन डोम से एक मिसाइल दागने का खर्चा $40,000 से $50,000, जबकि यहाँ पर लेज़र शॉट की बात करेंगे तो लेज़र शॉट में $2 या $3 का खर्चा आ रहा है पर लेज़र शॉट में, और पर लेज़र शॉट के हिसाब से जो ये ड्रोन्स हैं उनको मार के गिरा दिया जाएगा। अब यही लेज़र शॉट के हिसाब के बाद में आप देख पाओगे दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज़ नए नए इनिशिएटिव चलाने लगे। इन्होंने डिसाइड किया कि भैया ड्रोन भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है, तो हम अपने देश के ऊपर ही एक बहुत बड़ी शील्ड क्यों ना बना लें, शील्ड बना लें ताकि दुश्मन का ड्रोन ना है आसपास। हम इस तरीके से अपने बॉर्डर्स पर एयर डिफेंस सिस्टम को रखें कि दुश्मन का ड्रोन अगर आता भी है तो उसको हवा में ही मार के गिरा दिया जाए, हमारी टेरिटरी में वो ना गिर पाए। तो यूरोप ने ड्रोन वॉल बनाया। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ आज प्लान कर रही हैं कि एक बहुत बड़ा ड्रोन प्रोटेक्शन बनाया जा सके पूरे यूरोप के चारों तरफ। ऐसे ही अमेरिका गोल्डन डोम इनिशिएटिव को लॉन्च कर चुका है। आपने पता होगा ट्रंप ने इस इनिशिएटिव को अनवील कर दिया है ऑलरेडी दुनिया के सामने। ये चाहते हैं कि एक डिफेंस सिस्टम बनाना बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो पूरे यूएस के ऊपर होगा, तो दुश्मन के जो भी ड्रोन्स होंगे उनको हवा में मार के गिराया जा सकेगा। ठीक है, तो दुश्मन का ड्रोन यूएसए में कहीं से भी किसी भी प्रकार से गिर नहीं सकता। तो क्या इंडिया का भी कुछ ऐसा इनिशिएटिव है? बिल्कुल, भारत का भी फ्यूचर प्लान है, वो है सुदर्शन चक्र। इंडिया भी यहाँ पर एक स्पेस बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है जो बेसिकली पूरे भारत की टेरिटरी को कवर कर सके, दुश्मन के ड्रोन्स जो हैं वो इंडिया में किसी प्रकार से कहीं से भी एंटर ना कर सकें। लेकिन यहाँ पे बताया प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है दोस्तों टाइमलाइन। टाइमलाइन है एक्सपेक्टेड बाय 2035 कि भाई अगर हम इस प्रकार का अपना सुदर्शन चक्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत के ऊपर एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें समय भी 2035 तक लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया चैलेंज क्या है? क्योंकि मैसिव फंडिंग की ज़रूरत है और धीरे धीरे करके यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि आप लोगों से एग्जामिनेशन में प्रोजेक्ट कुशा के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो प्रोजेक्ट कुशा हो गया और भारत का सुदर्शन चक्र हो गया। क्योंकि प्रोजेक्ट कुशा क्या है? ये भी भारत का खुद का बनाया हुआ देसी S-400 कह सकते हैं। हम खुद से अपना लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, हमारा खुद का देसी S-400, ताकि हम लोग इसको मल्टीपल जगह पे तैनात कर सकें और भारत को सुदर्शन चक्र की तरह यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दे सकें। बेसिकली यहाँ पर सुदर्शन चक्र का मेन पर्पज़ यही है, एक शील्ड बना देना जिससे दुश्मन के ड्रोन्स इंडिया की टेरिटरी में कहीं से किसी प्रकार से एंटर नहीं करेंगे। चलिए, अब कुछ भी रिवाइज करना हो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ऑपरेशन सिंदूर, मेजर यूजेस ऑफ ड्रोन्स, UAVs, कामिकाजे ड्रोन क्या होते हैं, सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगला आर्टिकल आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली हमारे PIB के अंदर में कवर किया गया है। और PIB से आपको पता है कई बार UPSC के अंदर में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट देकर वो पूछ लेता है। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने शामिल कर लिया। हम बात कर रहे हैं जैगरी के बारे में, गुड़ के बारे में। तो जैगरी क्या है? एक मेडिसिनल शुगर है। मतलब जितना नुकसान
सीधा सीधा चीनी से होता है। चीनी एक रिफाइंड शुगर है, जबकि जैगरी यहाँ पर जो गुड़ होता है ये एक मेडिसिनल शुगर है। जैगरी के अंदर में कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू, तो इसको कंज्यूम किया जा सकता है लेकिन लिमिटेड वे में। इसको भी ज़्यादा खाओगे तो बढ़ाएगा शुगर ही ये भी, ठीक है। तो जैगरी हो गया, गुड़ हो गया, ये इसका प्रोडक्शन आज इंडिया बहुत कर रहा है। कितना प्रोडक्शन कर रहा है तो आप समझ जाओ, दुनिया के अंदर जितना गुड़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसका 70% हम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट पीआईबी की साइट से पब्लिश की गई है रिसेंटली कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जैगरी का भारत है, ठीक है। और ग्लोबल लीडर यहाँ पर हम हैं नेचुरल स्वीटनर्स के मामले में। ये नेचुरल स्वीटनर एक होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। गुड़ जो है ये नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है, जो बेसिकली मिठास को बढ़ाएगा और ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब किसी चीज़ का आप ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे या कोई भी हो, पानी भी ज़्यादा पियोगे तो उससे वाटर टॉक्सिसिटी हो जाता है, ठीक है, इंसान को चक्कर आने लगते हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर एक लिमिट से बाहर जाएगी तो नुकसान देगी। लेकिन जो रिफाइंड शुगर है, जो सफ़ेद चीनी है, ये वाइट पॉइजन है। इसको कम भी खाओगे तब भी नुकसान देगी। उसमें कोई भी 0% न्यूट्रिशन है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है, कैलोरीज भरी हुई हैं। जबकि गुड़ से थोड़ा न्यूट्रिशन वैल्यू ज़रूर मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम वे में कंज्यूम करना बेनिफिशियल हो सकता है। और उसको सोचो ज़्यादा वे में कंज्यूम करना तब वो नुकसान देगा। अब गुड़ के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो एक ट्रेडिशनल नेचुरल अनरिफाइंड स्वीटनर रहा है जो देश में बहुत समय से यूज़ हो रहा है, बहुत समय से यूज़ हो रहा है। आप देख पाओगे आज भी बहुत सारे विलेजेस के अंदर में या लगभग विलेजेस के अंदर में गुड़ को ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। गुड़ का ज़्यादा वो यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड शुगर, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिफाइंड शुगर में कुछ नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं, 0% न्यूट्रिशन। जबकि गुड़ के अंदर में थोड़ा मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, है ना। और ये केमिकली प्रोसेस नहीं होता। अगर आप गुड़ की बात करोगे तो गुड़ के अंदर में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, ये सब कुछ मिल जाएगा। चीनी में इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। गुड़ बनता कैसे है? तो इसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। रिफाइंड शुगर में केमिकल प्रोसेसिंग के जरिए यहाँ पर उस रिफाइंड शुगर को बनाते हैं। गुड़ बनने का एक तरीका है, पहला स्टेप गन्ना, गन्ने से ही चीनी भी बनती है, लेकिन गन्ने से ही यहाँ पर गुड़ भी बनता है। लेकिन वो बनाने का प्रोसेस क्या है वो डिपेंड करता है रिफाइंड शुगर और नेचुरल स्वीटनर के डिफरेंस के बीच में, ठीक है। सबसे पहले गन्ना खेतों से इकट्ठा किया जाएगा, उस गन्ने से जूस निकाला जाएगा। तो जो गन्ने का जूस है उसको एक थोड़ी थोड़ी हीट पर पकाया जाएगा। आसपास आपने देखा होगा कई फैक्ट्रीज होती हैं गुड़ की, तो बहुत खुशबू जो है उसकी चारों तरफ फैल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो गन्ने का जूस है उसको हल्की सी आंच के ऊपर में धीरे धीरे करके पकाया जाता है, ताकि उस गन्ने के जूस को गर्म करके उसका एक थिक सा, एक मोटा सा सिरप बनाया जाए। अब उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ, बस खाली मोटा सा सिरप बना दिया, और सिरप बनाने के बाद में यहाँ पर उसको एक शेप दे दिया, बन गया वो गुड़। सिरप धीरे धीरे करके यहाँ पर मोटा होता चला जाएगा और वो क्रिस्टल्स बना लेगा, ठीक है। अब वो क्रिस्टल्स अलग अलग शेप में भी आज मार्केट में आ रहे हैं, तो उसको यहाँ पर हम लोग मतलब गुड़ का नाम देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, फॉलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई मिल जाएगा। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आज इंडिया में 70%, इंडिया जो है अकेला दुनिया के गुड़ का प्रोडक्शन का 70% खुद कर रहा है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया को कहा गया है। देन उसके साथ साथ इंडिया में सबसे ज़्यादा गुड़ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों? तो वो उत्तर प्रदेश है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 48.5% उत्तर प्रदेश से आ रहा है। फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटका हो गया, ये इंपॉर्टेंट लीडिंग स्टेट्स हो गए। अच्छा, इंडिया में कुछ गुड़ की वेराइटीज़ ऐसी भी हैं जिसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग वाली वेराइटीज़ कौन कौन की हैं? पहली वैरायटी है कोल्हापुर जैगरी, जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ठीक है, गोल्डन कलर के लिए जानी जाती है। दूसरी वैरायटी है मुजफ्फरनगर गुड़, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश में है। ये अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है, हाई क्वालिटी का शुगर केन यहाँ पे मिलता है। फिर तीसरी वैरायटी आती है मरायूर एंड सेंट्रल त्रावणकोर जैगरी, केरला की है। ये तीन इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं जिसको भारत के अंदर में ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है आपको जीआई टैग को लेकर। बाकी गुड़ का इंपॉर्टेंस आपको बता चुका हूँ। ये 4 वैराइटीज़ जिनको जीआई टैग मिला है वो भी पीआईबी ने मेंशन किया है, और ये हो गए छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स आप लोगों के सामने। कभी भी रिवाइज करना हो इस आर्टिकल को तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। चलिए अब बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 करके डालना और सभी आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। क्वेश्चन 1 आपके सामने प्रेजेंट है प्रगति 2026 को लेकर, कि हाल ही में न्यूज़ में ये देखने को मिला है। ये प्रगति 2026 एग्जैक्टली है क्या? क्या ये कोई मैरीटाइम ट्रेड इनिशिएटिव है? क्या ये एक रीजनल इकोनॉमिक समिट है? या फिर ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है? या फिर एक डिजास्टर मैनेजमेंट एग्रीमेंट है? तो ये है क्या प्रगति 2026? ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रेजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, वियतनाम, मलेशिया, जापान, सीचल्स। पूछा जाता है कि बताओ इनमें से, वियतनाम, मलेशिया, जापान, सीचल्स, इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने प्रगति 2026 के अंदर में पार्टिसिपेट किया है?
ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 2 एंड 4 ओनली, सी 2 3 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोवरन स्टेट्स आर एनक्लेव्ड विद इन इटली। इनमें से वो कौन कौन से पर्टिकुलर सेपरेट कंट्री देखने को मिल जाती है जो इटली के अंदर में प्रेजेंट है। वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो या मोनाको। बताएं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इटली। इटली को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, जो पो रिवर है ये सबसे लंबी रिवर है इटली की। सेकंड, माउंट एटना बेसिकली सिसिली में प्रेजेंट है। तीसरा, इटली जो है एड्रियाटिक सी के थ्रू बाय द ईस्टर्न साइड बॉर्डर को शेयर करता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्रोन वॉरफेयर। ड्रोन वॉरफेयर को लेकर 3 स्टेटमेंट्स है, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ड्रोन्स को कंसीडर किया जाता है कंप्लीटली न्यू डोमेन ऑफ वॉरफेयर लाइक एयर पावर, यानी कि ड्रोन एक कंप्लीट नया डोमेन बन चुके हैं वॉरफेयर का, एक नई एयर पावर उभर चुकी है। दूसरा, जो ड्रोन स्वाम्स होते हैं यानी ड्रोन के ग्रुप्स होते हैं, इनको डिज़ाइन किया गया है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से लार्ज मात्रा में फेल कर दिया जाए। तीसरा, यहाँ पर जो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है CUS, इसका मेन पर्पज़ है डिटेक्ट करना और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करना। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 2 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सिग्निफिकेंटली मेंशन्ड एज अ डायरेक्ट एनर्जी लेजर डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट दी ड्रोन्स। ड्रोन्स के अगेंस्ट में इसमें से लेजर डिफेंस सिस्टम कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए आयरन डोम, बी गोल्डन डोम, सी आयरन बीम, या फिर डी सुदर्शन चक्र। इसमें लेजर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताना है, आपने ऊपर इसके बारे में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपके सामने प्रेजेंट है ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैगरी इज करेक्ट। जैगरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये केमिकली रिफाइंड शुगर है? नहीं भाई। क्या इसमें बहुत सारे मिनरल्स नहीं मिलते ड्यूरिंग दी प्रोसेस, इसमें से मिनरल खत्म हो जाते हैं? नहीं। क्या ये शुगर केन जूस को कंसनट्रेट करके बनाया जाता है विदाउट केमिकल रिफाइनिंग? सही बात है। शुगर केन का जूस निकाल के उसको स्लो हीटिंग पर एक धीमी आंच पे पकाया जाता है, जिससे यहाँ पर हमको गुड़ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। आज के सेशन में इतना ही। बाकी यहाँ पर ये सारे के सारे PDFs चाहिए तो PDFs के लिए आप अपना ये पर्टिकुलर पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।